आप जानते हैं कि हम IMF के एक प्रोग्राम में हैं और ये बात भी है कि हमारे कुछ माशी अशारिये उनमें बेहतरी भी आई है, लेकिन एक इदारा है जिसमें जब तक बेहतरी नहीं आएगी हमारी रिकवरी पे एक सवालिया निशान है, और वो है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी कि FBR। आपको याद होगा लास्ट ईयर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीबन वो हर दूसरे दिन FBR की एक मीटिंग कर रहे होते थे, वहाँ पे लेक्चर दे रहे होते थे, उन्हें हिम्मत अफजाई उनकी कर रहे होते, इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे होते कि जी आप अगर अपना किबला सीधा कर लें तो हमारे बहुत सारे मसाइल हमारे ठीक हो जाएं। इस हवाले से हमने देखा कि गवर्नमेंट ने एक 32 बिलियन रुपीज़ का एक पैकेज भी दिया FBR को। उन्होंने कहा जो वसाइल चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, गवर्नमेंट आपको देगी, आप बस हमें इम्प्रूवमेंट करके दिखाएं। और साथ ही उन्होंने लास्ट ईयर कई अपनी मीटिंग्स में कहा कि FBR के अंदर जो सो कॉल्ड काली भेड़ें हैं उन्हें हम कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे, अच्छे ऑफिसर्स को ऊपर लाएंगे ताकि इस इदारे की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो। ये जो आपने इस दफ़ा जो है जो ऑफिशियल जो हमारा टारगेट है रेवेन्यू का 13 ट्रिलियन, वो अपनी जगह है, उसको करना है। आई एम टॉकिंग अबाउट कलेक्शन थ्रू एनफोर्समेंट। टुडे इज वन ऑफ द टॉप आइटम ऑफ माई एजेंडा एनफोर्समेंट, जिसमें आप सरमायाकार को, आप ताजर को तंग नहीं करेंगे, बेजा उनको आप यानी इन द नेम ऑफ एनफोर्समेंट आप मेरी बदनामी कराएं, ये नहीं होगा। आई विल नॉट अलाउ यू टू अडॉप्ट दोस टैक्टिक्स, नो वे, वी नो दिस, वी हैव सीन दिस इन द पास्ट। तो शहबाज शरीफ साहब काफ़ी यूं करके डांट डपट भी करते हैं। उसका असर ये हुआ कि जी कि पिछले हफ्ते भी जब IMF की एक टीम आई थी तो उसकी जो रिपोर्टिंग हुई, उन्होंने कहा कि जी FBR की कारकर्दगी जो है ना वो बिल्कुल अभी उस लेवल तक नहीं है जो होनी चाहिए। तो तमाम तर इन कोशिशों के बावजूद, इस ख्वाहिश के बावजूद कि ये इदारा बेहतर हो, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? बाज़ हमारे एनालिस्ट का कहना है कि इसमें एक बड़ा अमल दखल हमारे जिस तरह हम मैनेज करते हैं इन इदारों को उसका है कि हम अपने हमेशा पसंदीदा लोगों को ऊपर ले आते हैं, जो हमारे साथ सियासी तौर पे साथ नहीं होते उनको हम खुड्डे लाइन कर देते हैं और वो वहाँ पे पड़े सड़ रहे होते हैं। और शायद एक ये भी वजह है कि जब मेरिट पे तैनातियाँ नहीं होती तो इदारा बेहतर कैसे परफॉर्म करेगा। तो डॉक्टर इकरामुल हक जाना माना नाम है, टैक्स एक्सपर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, वो इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैंने ये देखा कि पिछले साल कई सारे सीनियर ऑफिसर्स को ग्रेड 21-22 के उठा के उन्होंने साइड पे कर दिया, और अभी जब वो कोर्ट में गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो फॉर एग्जांपल उसमें अमरीन तारड़ हैं जिन्होंने पिटिशन की अंडर आर्टिकल 199, शाहबानो हैं उन्होंने रिट पिटिशन की। तब आके सरकार के लोगों ने आके कहा कि जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि हमने किसी पे इल्ज़ामात हों या कुछ हों और ये ऑफिसर्स हम इनको दोबारा लगा देंगे। तो ये क्या हो रहा है FBR के अंदर? ये शहबाज शरीफ साहब की जो पूरी काविश है 1 साल की, उसका क्या नतीजा क्या सामने आ रहा है? ये इंतहाई अफसोस की बात है कि हमारे जो हुकूमत के बहुत ही काबिल एहतराम और आला ओहदे पे लोग हैं, वो इंटरनेशनल फोरम्स पे हों या कैबिनेट के सामने ऐसे बयान देते हैं कि उन्होंने बहुत इंटेलिजेंस एजेंसी से काम लेकर कई कैटेगरीज बनाई और बकौल इनके जो लोग करप्ट थे उनको उन्होंने एक एडमिन पूल में डाल दिया। अब ये वैसे भी अगर आप देखें तो सिविल सर्वेंट्स की जो राइट्स हैं और जो उनका लॉ है उसके अगेंस्ट है, क्योंकि जाहिर है कि अगर आप कोई इंक्वायरी भी करवाएं तो उन्हें कन्फ्रंट करवाना चाहिए और उसके बाद कोई कार्रवाई शुरू करनी चाहिए, ना कि आप उनको एडमिन पूल में डाल के भूल जाएं। क्योंकि इस महकमे में एक बहुत बड़ा मसला ये है कि बहुत इनफाइटिंग है, और ये अब से नहीं है। जब भी कोई चेयरमैन आता है वो अपनी तरफ से पहले एक लिस्ट पेश करता है जो वक्त के हुक्मरान होते हैं कि जी ये लोग करप्ट हैं, और फिर वो अपने पसंदीदा लोगों को उसमें दाखिल कर लेता है और बाकी लोगों को वो एडमिन पूल में या समझिए कि पदों से हटा देते हैं। ये IRS का तो बहुत पुराना मसला रहा है। अब जबकि प्रमोशन हो रही थी 22 में, तो जाहिर है जो अग्रीड लोग थे उन्होंने बीच में रिप्रेजेंटेशन भी की मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर उसके ऊपर सख्त नोटिस लिया और फिर उन्होंने जल्दी से वो रूल बनाए। उन्होंने कहा कि आप एडमिन पूल में लोगों को डालते हैं, उसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, तो जल्दी से बनाए और कहा कि जी बस हम इनको 15 दिन के अंदर पोस्ट करने वाले हैं। तो वो तो फिर एक कहानी ही साबित हुई कि इनके खिलाफ कोई कैटेगरी 1, 2 इस तरह की ग्रेडेशन की गई थी अकॉर्डिंग टू देयर इंटेग्रिटी। तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि आपने सर्विस को पॉलिटिसाइज कर दिया मन मर्जी के चेयरमैन लाकर, उनके जरिए फिर जो उनके नापसंदीदा ऑफिसर्स हैं उनको आपने बड़े अच्छे काम करने के बावजूद भी हटा दिया। अब उनको अगर ये मान भी लेंगे
तो उनको कंपनसेशन क्या मिलेगी जो उनकी बारे में उनकी साख को नुकसान पहुंचा है, जो 11-12 महीने से वो एडमिन पूल में बैठे हुए थे और उनमें से कई बहुत अच्छा काम कर रहे थे, मगर कोई इंडिपेंडेंट ऐसा क्राइटेरिया है एफबीआर के अंदर कि वो इस तरह लोगों को कैटेगराइज कर सके। तो ये हमारी ओवरऑल गवर्नेंस पे भी और फिर हमारे जो आला हुक्मरान हैं उनके ऊपर बहुत ये सीरियसली कास्ट करती है ये चीज कि वो बिल्कुल भी रूल ऑफ लॉ का खुद भी ख्याल नहीं रखते हैं और बहुत से लोगों को भी परेशान रखते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, तो अभी ये जो चेयरमैन लगाए शहबाज शरीफ साहब ने, इनकी परफॉर्मेंस को, ये तो एक इशू हो गया ना जो कि मैनेजमेंट का है। ओवरऑल जो हमारे जो इकोनॉमी के जो अहदाफ हैं, एफबीआर के अहदाफ हैं, आईएमएफ के साथ मिलके हम गैप उसका कितना बड़ा है? देखिए 606 बिलियन का गैप से पहले 8 महीने में हो चुका था। बाहर के IMF को बताया गया कि हमारे अंदाजे गलत थे, इकोनॉमी के जो ग्रोथ नंबर थे वो भी आउट है और हमारी जो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस के लिए जिसके लिए अब तक कोई $1 बिलियन का कर्जा ही एफबीआर ले चुका है, वो भी सिरे से उसका भी कुछ पता नहीं है। तो उन्होंने भी कमाल मेहरबानी फरमाते हुए उनको कोई इस तरह ही वेवर दे दिया है। मगर बात यह है कि इतनी हाई टैक्स रेट के ऊपर सैलरीड लोगों के ऊपर बिल्कुल बेजा और नाजायज टैक्स का रेट बढ़ाने से और ताजरों से टैक्स ना लेने की सजा जो है क्या वो फिर सारी कौन को भुगतनी पड़ेगी। तो इतना वीक इन्फोर्समेंट है एफबीआर का, चाहे वो जहाँ से मर्जी चेयरमैन ले आए, तो जो काम करना है उन्होंने वो तो जो ताकतवर तबकात के जो खुद सियासी पार्टी को फंडिंग करते हैं उनको तो वो हाथ नहीं लगाते, और जो कमजोर तबकात हैं उनके ऊपर बिला वजह आप 22%, 18% का सेल टैक्स लगा दें। ये कौन सी स्कैंडिनेवियन मुल्क है जिसके अंदर आप इतनी शरह से टैक्स लगाकर कोई बड़ी सोशल सिक्योरिटी भी उनको फराहम करते हैं। आप तो हेल्थ और एजुकेशन की सर्विस भी देने के, क्योंकि आईनी तौर पर आपको देनी चाहिए और लोगों का फंडामेंटल राइट है, वो तो आपसे पूरा नहीं होता। और टैक्स रेट अब आपने 55%, 45%, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि हम टैक्स रेट के लिहाज से तो स्कैंडिनेविया में रहते हैं, सर्विस के लिहाज से शायद सूडान और बहुत से और ऐसे ममालिक से भी हमारा बुरा हाल है। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारी पॉलिसीज में कुछ तो तवाज़ुन होना चाहिए। अब इसका नतीजा ये निकल रहा है कि सनतें तबाह हैं, एग्रीकल्चर पे नजायज टैक्स लगाने की वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी भी खत्म होती जा रही है, और ओवरऑल भी इस टैक्स से जो आप देख रहे हैं कि एक माशरे के अंदर सोशल अनरेस्ट भी पैदा हो रहा है, क्योंकि इतनी हाई टैक्सेशन और इतनी हाई कीमतों पे चार्ज की चीजों की बढ़ चुकी है, लोग कैसे बेचारे सर्वाइव करते हैं। बड़ी ही पॉजिटिव और इनकरेजिंग आउटलुक पेश की है यहाँ पर डॉक्टर। एक्चुअली मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब, जैसे अभी ज़रार ने भी कहा, हम ये जो इस्लाहात का लफ्ज़ है ना, ये सुन सुन के हमारे कान पक गए, और एवरी टाइम किसी भी गवर्नमेंट ने इस्लाहात की कोशिश की या बात भी की, हमने देखा कि कोई बेहतरी नहीं आई। तो अगर वाकई में हमें कोई अगर पॉजिटिव काम हुआ हो पिछले 1 साल में, प्लीज बता दें। तो बता दें प्लीज। ये बिल्कुल भी हुआ, बल्कि चीजें पहले से खराब हुई हैं। अगर आप आम लोगों से जाके पता करें तो एफबीआर जो है वो ये कहता है कि ये पॉलिसीज हम पे वर्ल्ड बैंक और IMF जो है इम्पोज करते हैं, उसकी आड़ में वो अपनी नालायकी को भी और अपनी गलत पॉलिसीज को भी छुपाते हैं। तो उन दोनों इदारों को भी चाहिए कि वो इनको कहे कि भाई इनका प्रोग्राम होता है, हम तो सिर्फ इनका फंडिंग कर रहे होते हैं। और वहाँ कोई एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर कोई लोगों के फीडबैक के लिए कि जी ये वर्ल्ड बैंक ने इसके लिए लोन दिया था जिसका नाम रिफॉर्म्स रखा हुआ, ये तो सन 2000 से आज तक चलते चलते पता नहीं कहाँ पहुंची है। तो मैं तो एक वर्ड में कहता हूँ कि ये एफबीआर जो इस माइंडसेट के साथ आज है, ये किसी थाना कल्चर से मुख्तलिफ नहीं है, ये इनकॉरिजिबल है। अगर आप इस पे और भी बिलियन जाया कर देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। आपको पहले तो देखिए ना, माइंडसेट जब तक आप सॉफ्टवेयर चेंज नहीं करेंगे, हार्डवेयर आप नया ला के डालते रहे कि जी अब मैंने इस जनरेशन का ले लिया, मैंने इस जनरेशन का ले लिया। अभी तो ये लोग गाड़ियां मांग रहे थे 1100, और वो भी सीडान गाड़ियों पर बैठकर इन्होंने टैक्स की ब्रॉडनिंग करनी थी। कौन सी मार्केटों में ये गाड़ियां लेकर जाते? कि इस तरह के बहाने इनके, और जो पैसा मिलता है वर्ल्ड बैंक की, वो ये चाहते हैं कि हमारी सिर्फ और सिर्फ लग्जरीज के लिए खर्च हो, और वो भी देते रहते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है कि फिर पूरा मुल्क जो उसकी वजह से और डेट में चला जाता है, तो उसके कोई कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी तो होना चाहिए। वो ना तो वर्ल्ड बैंक कोई करता है खास, और जाहिर है कि हमारे लोगों को जो आदत भी नहीं है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने की,
तो डॉक्टर साहब आखिर में बस मुख्तसरन, अब देखें ना, हम पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, हम पूरे एफबीआर को हम एक झाड़ू से नहीं वो कर सकते। इसमें कुछ अच्छे लोग तो होंगे, बाहर के पड़े हुए लोग, कॉम्पिटेंट लोग, सीरियस लोग, कैसे आप उसको सिर्फ कैसे करेंगे कि जी कि उन लोगों को मौका मिले और जो हमारा डेड वुड है उसको आप फारिग करें फिर? जी देखिए, वो तो एडमिन पूल में चले जाते हैं, जो सिस्टम में जरा सोचने वाले लोग होते हैं। सोचने वाले लोग तो उन्हें चाहिए नहीं होते। ये तो एक निज़ाम ऐसा है जैसे कि आपने समझिए कि हर दौर से और आपने नाजायज किस्म के तरीकों से टैक्स वसूल करना है। पहले तो आपकी तरजीहात और टैक्स पॉलिसी का कोई महवर और मरकज तो होना चाहिए ना। अब वो तो है नहीं। अब मैं अर्ज कर रहा था कि आप देख लीजिए, इतने सालों से ट्रेडर से हम टैक्स नहीं ले सके हैं। अब उनकी जो टैक्स की कॉन्ट्रीब्यूशन है वो जीडीपी में तो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन 20% है और टैक्स में 2% है। इसी तरह का हाल जो है वो बड़े जो लैंड ओनर्स है उनका है। अब ये तो बहुत वाज़ेह चीजें हैं ना जिसको आपने पहले ठीक करना है। तो पढ़ा लिखा लोग हो या ना हो, वो पॉलिसीज, वो टैक्स लॉज, वो कोई चीज उन पर जाहिर है कि जो ताकतवर तबकात है वो अपने ऊपर क्यों टैक्स लगाने देंगे। तो असल तो ये मसला है जिसको हल करने की बात है और इसके लिए कोई पॉलिटिकल विल नहीं है। तो आपने सही कहा, हम एफबीआर को अकेला ही तो इसके लिए मुद्दे इंतजाम नहीं करेंगे। ये तो फिर पूरी रियासत का ये पूरी रियासत की तरजीहातें हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह। ये तो जब भी कोई सॉफ्टवेयर की बात करता है ना तो मैं एकदम अपडेट के सोचने लग जाता हूँ, फिर मैं खौफजदा हो जाता हूँ। आपने कभी विपिंग बॉय के बारे में सुना है? विपिंग बॉयज? नहीं, आप बताएं। मैं बताता हूँ। तो यूरोप में ना जब कुछ शहजादे को कोई ट्यूशन देने आता था, राइट, तो शहजादा अगर बदतमीजी करता था, लड़ता था, झगड़ता था, अब जाहिर है कि वो जो उस्ताद है वो शहजादे को नहीं मार सकता था। तो एक बेचारे किसी छोटे तबके के बच्चे को लाते थे जिसको ढेर मार पड़ती थी। तो यहाँ पर भी वही है ना कि विपिंग बॉय जो है यहाँ पर सैलरी क्लास है और शहजादा साहब जो है वो तबकात हैं जिनका डॉक्टर साहब अभी जिक्र कर रहे हैं। ठीक हो गया।